सिप्ला ये पहला स्टॉक है, इसको लेकर जो न्यूज़ फ्लो है वो आपके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। किस वजह से स्टॉक में ज़्यादा एक्शन बनता वो दिखा है। यूएस एफडीए जो कि अमेरिका का ड्रग रेगुलेटर है, उन्होंने इसकी जो गोवा की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसको VAI क्लासिफाई किया है। VAI यानी कि वॉलंटरी एक्शन इनिशिएटेड। इसको अगर आप टेक्निकल भाषा में समझेंगे तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि क्लीन चिट के तौर पे इंडस्ट्री इसे समझती है। और इस क्लीन चिट का मतलब या फिर USFDA का ये जो फैसला आया है इस जांच के बाद, जो VAI कैटेगरी में से क्लासिफाई किया है इस प्लांट को, इससे होगा क्या है, इनके जो कुछ अहम दवाएं हैं जो कि लॉन्च होने के लिए तैयार खड़ी हैं या बिल्कुल ये रेडी हैं, उनका जो रास्ता है वो साफ़ होता हुआ नज़र आ रहा है। उसमें कुछ अहम दवाओं की अगर आप बात करें तो एब्राजेन नाम की एक जेनरिक दवा है। ये कैंसर का ड्रग है जिसका मार्केट शेयर बहुत बड़ा है, सेल्स काफ़ी स्ट्रांग होती है, तो उसको लॉन्च करने के लिए कंपनी बिल्कुल तैयार है। तो इस पॉजिटिविटी के चलते हम देख रहे हैं कि इस शेयर में हमने काफ़ी अच्छा एक्शन बनता हुआ दिखा। इनफैक्ट सिटी की एक रिपोर्ट भी आई है, 1830 के टारगेट के साथ इस स्टॉक में खरीदारी करने की जो राय है वो सिटी की ओर से बरकरार रखी गई है। अभी भी सर कमज़ोर बाजार में भी 10% के आसपास का अप मूव है, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि आज फार्मा एज इंडेक्स में काफ़ी स्ट्रांग मूव बन रहा है। 1550 के आसपास का भाव है, 1565 तक ये शेयर गया था। आज की 10% की तेज़ी को आपने कैसे रीड किया है सर? देखिए, इस स्टॉक में एकदम से बेयर ऑफ गार्ड कैच हुए हैं। 2 दिन में काफी तेज गिरावट थी रिजल्ट के बाद, और आज कंप्लीटली उसको रिवर्स करके पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर गैप अप ओपनिंग मिली है। अब एक ही मेजर रेजिस्टेंस रह जाता है, 55 डे मूविंग एवरेज और क्वार्टरली वीवैप जो 1575 पे है। आज लगभग वहीं का 1565 का हाई बना है। तो प्रोबेबली 2-3 दिन कंसोलिडेट करके जब ये 1575 निकालेगा तो सीधा सीधा स्टॉक में जो टारगेट बनेगा वो बनेगा 1701 रुपए का, जो प्रीवियस हाई है 1702 रुपए टू बी प्रिसाइज। तो 2-4 दिन वेट कीजिए और 1575 के ऊपर फ्रेश बाइंग करने की कोशिश कीजिए। 1700 रुपये मिल जाएगा। 1575 के ऊपर खरीदिए सिप्ला में, और 1700 रुपये तक के जो टारगेट्स हैं वो आपको आते हुए नज़र आ सकते हैं। अगला नाम है मन्नापुरम फाइनेंस का। इस कंपनी के नतीजे तो नहीं आए, लेकिन हाँ इसमें इम्पैक्ट ज़रूर नतीजों का है। वो इसकी सब्सिडरी कंपनी का है जो कि माइक्रो फाइनेंस कारोबार से जुड़ी हुई है। आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस, जिसका IPO भी आने वाला था, अप्रूवल भी आ गया था, लेकिन वो जो मंजूरी मिली थी सेबी से वो 30 सितंबर को लैप्स हो चुकी है। तो अब इनको शायद दोबारा उसके लिए फाइलिंग करनी होगी, लेकिन उसके जो नतीजे आए हैं उससे बाजार काफ़ी निराश हुआ है। इनकी NII यानी कि जो शुद्ध ब्याज आय है वो 25% बढ़ी है। मुनाफा लेकिन 36.5% के आसपास घटता हुआ दिखा है। क्यों? क्योंकि इनकी जो प्रोविजनिंग है उसमें 122% यानी कि 2 गुना से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है। 204 करोड़ रुपए की प्रोविजनिंग इस बार आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस ने अपने नंबर्स में करी है। और सबसे ज़्यादा चिंता की बात है इनकी एसेट क्वालिटी। चाहे आप ग्रॉस NPA देखिए, 3% से बढ़कर 4.34% हो गए, तिमाही दर तिमाही ये कंपैरिजन है। और नेट NPA में भी देखिए तो तेज़ बढ़ोतरी है, 1.4% वाला नंबर बढ़कर ऑलमोस्ट 2% के आसपास पहुंचता हुआ दिखा है। तो जो एसेट क्वालिटी में स्ट्रेस बढ़ा है उसका इंपैक्ट हमने मन्नापुरम फाइनेंस में भी आता हुआ दिखा है। 5% तक एक समय सर ये स्टॉक लुढ़क गया था और 153.25 का लो है, अभी 157 के आसपास ट्रेड कर रहा है। लेकिन मैं इसका 52 वीक हाई देख रहा था सर, जो ऑल टाइम हाई है वो 230 रुपये का है। तो 230 वाला शेयर 160 पर आ गया। बहुत सारे लोग हैं जो कि स्टॉक में गिरावट का वेट कर रहे थे। शायद उसी वजह से लोअर लेवल्स पे हम देख रहे हैं कि आज भी इसमें बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। आपकी राय होगी सर, 230 के बाद 160 के नीचे मिल रहा है, क्या खरीदना चाहिए इस शेयर को? देखिए, आई वुड सजेस्ट अदरवाइज, क्योंकि चार्ट पैटर्न खराब लग रहा है। क्वार्टरली वीवैप और मेजर रेजिस्टेंस 160 पे है। 160 निकलता है तो फिर 180 185 जा सकता है, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर का मंथली चार्ट पे फील्ड ब्रेकआउट बन रहा है। तो मैं स्टॉक से अगले 6 महीने 1 साल थोड़ा सा दूर रहूंगा। और जहां तक मुझे याद है कि RBI ने भी कुछ इनके उस पे सवाल उठाए थे कि कैश में कुछ लेन देन हुआ है जो होना नहीं चाहिए था। मतलब गिरवी रखते समय कुछ कैश में लोन डिसबर्सन हुआ है, तो मनी लॉन्ड्रिंग टाइप का भी कुछ RBI को शक है, जितना मेरे को याद आ रहा है। तो मैं थोड़ा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी खराब है और चार्ट स्ट्रक्चर भी खराब है, तो रैलीज में कहीं भी 160 165 मिलता है तो एग्जिट करना बेटर है। नेक्स्ट राउंड ऑफ सेलिंग में 122 रुपए आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें खरीदारी नहीं करनी है। 122 रुपये तक के शेयर गिर सकता है, तो जल्दबाजी ना करें। जो 230 रुपये ऊपर में जिन्होंने देखा है उनको अगर 160 के नीचे मिल रहा है
तो यहाँ पे बढ़ चढ़कर खरीदारी नहीं करनी चाहिए। L&T ये अगला नाम है जिसमें नतीजों का इम्पैक्ट है। अगले इनफैक्ट 3-4 शेयर अगर आप देखेंगे तो आपको नतीजों के दम पर ही इनमें एक्शन बनता हुआ दिखेगा। रेवेन्यू आप देखिए साल दर साल 20% बढ़ता हुआ दिखा है। मुनाफे में आप देखेंगे 5.5% की जो ग्रोथ है वो L&T के नंबर्स में देखने को मिली है। इसके अलावा आप देखेंगे जो बाकी डिटेल्स आए हैं, इनका जो EBITDA यानी कि कामकाजी मुनाफा 13% के आसपास बढ़ा है। मार्जिन घटकर आए हैं, 11% वाला जो मार्जिन है वो 10.3% पर आया। बाजार का अनुमान 10.6% का था, लेकिन पिछली बार का जो बेस है वो बहुत हाई था, काफ़ी हाई मार्जिन से जो पिछले साल का बेस था वहाँ से गिरकर नंबर आए। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इनकी जो ऑर्डर बुक है रिकॉर्ड स्तर पर निकल के सामने आई है। 5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की ऑर्डर बुक इस कंपनी की पहुंच चुकी है, तो उसको बाजार ने काफ़ी पॉजिटिवली लिया है और उसके दम पर हम देख रहे हैं कि स्टॉक आज पॉजिटिवली रिएक्ट करता हुआ दिख रहा है। सर 7% के आसपास का अपमूव बहुत कम देखने को मिलता है। L&T जैसे शेयर में 3655 के आसपास का इसने हाई लगाया है, अभी 3625 के आसपास है। ये जो आप आज अपमूव देख रहे हैं सर इतना बड़ा, वैसे तो बहुत कम देखने को मिलता है, क्या ये नई तेज़ी का इशारा है? बिल्कुल संदीप जी, नई तेजी का इशारा है। इसने लगभग 8 दिन लगाए थे स्टॉक में 3600 से गिर के 3280 आने में, और एक ही दिन में गैप के साथ पूरी रिकवरी कर दी है। तो स्टॉक में नई और फ्रेश तेजी दिख रही है। मंथली चार्ट पे हैमर बना रहा है। आज लास्ट डे है, अगर हाई के पास क्लोज करता है तो ये हैमर कंफर्म हो जाएगा और ईयरली और क्वार्टरली वीवैप दोनों प्रोटेक्ट हो जाएंगे। तो हाई लाइकली है कि अगले 3 महीने 4 महीने छोड़ते हैं स्टॉक को तो 3900 से 4000 तक के लेवल आपको आते हुए दिख जाएंगे। तो इसको बिल्कुल फ्रेश बाइंग भी की जा सकती है तो एकदम होल्ड करना चाहिए। जिनके पास है वो इसको होल्ड करके चल सकते हैं। इनफैक्ट आप नतीजों के बाद जो ब्रोकर्स की रिपोर्ट भी आई है वो भी बहुत पॉजिटिव है। जो टारगेट प्राइस हैं वो आप देख सकते हैं किस तरह के निकल के सामने आए हैं। बर्नस्टीन ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, 3900 के आसपास के टारगेट हैं। सबसे ऊंचा टारगेट आप देखेंगे CLSA का है 4151 का, 4100 का टारगेट नोमुरा ने भी दिया है। मॉर्गन स्टैनली भी ओवरवेट है, 3857 रुपये का टारगेट इन्होंने दिया है। चारों विदेशी ब्रोकर्स के आप देखिए टारगेट जो मौजूदा भाव है आज की तेज़ी के बावजूद इन लेवल से काफ़ी ऊपर आपको नजर आएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि नंबर्स के बाद इतनी पॉजिटिविटी स्टॉक में क्यों बनती हुई नजर आई है। लेकिन नंबर्स के बाद आप डाबर को देखिए, डाबर में उतनी पॉजिटिविटी आपको नहीं नजर आएगी। इनके अगर आप रेवेन्यू को देखेंगे 5.5% के आसपास घटकर आया है और मुनाफा भी देखेंगे 17.5% की ड्रॉप यहाँ पे देखने को मिली। 507 करोड़ वाला नंबर 418 करोड़ हो गया। इनके कामकाजी मुनाफे में भी हमने देखा है कि 16% से ज़्यादा का ड्रॉप देखने को मिला है और मार्जिन भी जो 20.6% के थे वो 18.3% पर आए। हालांकि ये जो नंबर्स में आप ड्रॉप देख रहे हैं बाजार पहले से अनुमान करके चल रहा था, तो जिस तरह के नंबर्स एक्सपेक्टेड थे उन्हीं लाइंस के आसपास ही नंबर आते हुए दिखे और मार्जिन का जो नंबर है वो तो इनफैक्ट अच्छा आता हुआ दिखा है, क्योंकि बाजार जिस तरह से एक्सपेक्ट कर रहा था उससे हल्का सा ऊपर ही आता हुआ दिखा है। लेकिन स्टॉक में हम देख रहे हैं कि 1% के आसपास की गिरावट है। खुला जरूर ये स्टॉक पॉजिटिव साइड पे था 548 के आसपास, लेकिन अभी 540 के आसपास आ गया। सर नंबर्स में उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं नज़र आ रही है जितना ऑन द फेस ऑफ इट है, क्योंकि बाजार पहले से एक्सपेक्ट करके चल भी रहा था। मार्जिन तो हल्के बेहतर ही आते हुए दिखे हैं। 1% का जो ड्रॉप है इसको कैसे देखना चाहिए सर, जो फ्रेश खरीदारी के मूड में है? देखिए, इन स्टॉक्स में एक दिक्कत थी क्रूड ऑयल प्राइसेस की, जो राइज होने की वजह से इनके भी इनपुट कॉस्ट बढ़े थे। क्रूड ऑयल प्राइसेस जरूर ड्रॉप हो रहे हैं, लेकिन अब दूसरी प्रॉब्लम ये आ रही है कि एफएमसीजी इंडेक्स अगर मैं देख रहा हूँ तो स्टेज 4 डाउन ट्रेंड में दिख रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न में है। तो बहुत सारे स्टॉक्स पिटते हुए दिखेंगे। लार्ज कैप स्टॉक में यहाँ से 10-12-15% की करेक्शन आ सकती है, उसके बाद स्टेबलाइज हो जाएंगे, क्योंकि कोर पोर्टफोलियो वाले स्टॉक्स हैं। डिप पे कोई ना कोई एफआईआई या म्यूचुअल फंड बाई करने आ जाएगा। तो थोड़ा सा डाउन ट्रेंड दिख रहा है और उसके बाद साइडवेज ट्रेंड ज्यादा दिख रहा है, तो निकल जाना ज्यादा बेटर है इन काउंटर्स से। मूविंग सेक्टर्स में चले जाइए। मूविंग सेक्टर फिलहाल के लिए बैंकिंग और मेटल दिख रहे हैं, वहां पे कन्वर्ट कर लेंगे तो बेटर है। नीचे में कहीं भी 440 450 आ जाए अगर डाबर, बहुत ज्यादा सरप्राइज नहीं होगा। ठीक है, तो एफएमसीजी शेयरों में जो कमजोरी है उसमें आपको खरीदारी नहीं करनी चाहिए, बल्कि बैंकिंग और मेटल इसमें अगर आप शिफ्ट कर जाएं तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। बायोकॉन इस बीच इसमें भी नंबर्स का इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है और कई तिमाहियाँ हो गई जब नंबर्स जो हैं इनके अनुमान से ख़राब आते हुए देखे, और ये तिमाही भी अगर आप देखेंगे कोई ज़्यादा अलग आपको नज़र नहीं आएगी। रेवेन्यूज जरूर 4.25% बढ़कर आए इस तिमाही में साल दर साल, लेकिन मुनाफे का नंबर आप देखिए 84% का ड्रॉप यहाँ पे देखने को मिला। शायद पिछले साल के इस तिमाही में इनके भी एक वन टाइम गेन था जिस वजह से एडजस्टमेंट आया, लेकिन नंबर्स अनुमान से ख़राब हैं और ख़ास तौर पे जेनरिक्स और सिंजिन का जो प्रदर्शन है वो काफ़ी कमज़ोर रहा, जिस वजह से इस स्टॉक को लेकर भी बाजार नंबर्स के बाद निराश ही होता हुआ नज़र आया है। अभी भी 2% के आसपास का हम देख रहे हैं कि ड्रॉप ही है इसमें। एक समय तो ये शेयर 303 रुपये के आसपास तक फिसल गया था सर, अभी 314 रुपये का भाव है। बायोकॉन पे क्या करना चाहिए?
देखिए बायोकॉन हमको बहुत बेहतरीन स्टॉक लग रहा है। हमने दिवाली पिक में भी बायोकॉन रिकमेंड किया अपने क्लाइंट्स को। अगर इनकी वैक्सीन और जो पाइपलाइन है वो एज इट इज अगर सक्सेसफुल हो जाती है तो स्टॉक में कहीं भी 40 से 80% तक की अपसाइड आ सकती है। 35% की अपसाइड के साथ हमने दिवाली में रिकमेंड किया है स्टॉक को। तो बाई करके चल सकते हैं। ऊपर में 400 सवा 400 तक के टारगेट आराम से मिल जाएंगे। 400 सवा 400 तक के टारगेट्स बायोकॉन में देखने को मिल सकते हैं। आखिरी स्टॉक है टाटा पावर का। इसमें भी नतीजों का ही इम्पैक्ट देखने को मिला है। नतीजों के बाद हम देख रहे हैं कि स्टॉक पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि रेवेन्यू भले ही इनके 0.3% का ड्रॉप आपको नजर आएगा, लेकिन मुनाफा इनका 7% बढ़ता हुआ दिखा है। और ऑपरेशनली अगर आप देखेंगे कामकाजी स्तर पर जो नंबर आए हैं वो काफ़ी पॉजिटिव हैं। कामकाजी मुनाफा 21% से ज़्यादा बढ़ा है और जो मार्जिन 20% के नीचे वाले थे वो ऑलमोस्ट बढ़कर 24% के आसपास आते हुए दिखे हैं। और स्टॉक में भी हम देख रहे हैं सर आज 3% के आसपास का अपमूव देखने को मिल रहा है। तो टाटा पावर पर आपकी क्या राय होगी सर? 3.5% के आसपास की तेजी अब है, 441 रुपये का भाव है। एक समय शेयर 495 तक भी चला गया था सर, वहाँ से करेक्ट होने के बाद क्या इन लेवल्स पे दोबारा खरीदारी की जा सकती है? देखिए 440 का लेवल प्रोटेक्ट होना चाहिए। उसके नीचे आके क्लोज किया, पुल बैक में वहीं पे वापस आ रहा है। तो अब इस स्टॉक में अगर फ्रेश बाइंग करना है तो पहले 460 निकलने दीजिए, उसके बाद बेहतरीन बाइंग बनेगी। ओवरऑल अगर 1 डेढ़ साल के लिए स्टॉक को छोड़ते हैं तो ये स्टॉक आपको यहाँ से बहुत आराम से 700 साढ़े 700 का लेवल दिखा देगा। बट थोड़ा सा मोमेंटम प्ले करना है या स्ट्रेंथ प्ले करना है तो 460 के ऊपर बाइंग करना चाहिए। अगर वैल्यू बाइंग करनी है तो कहीं भी 400 के आसपास अच्छी वैल्यू बाइंग बन जाएगी। तो 400 के आसपास खरीदिए या 460 के ब्रेकआउट पे खरीदिए। दोनों केस में ऊपर में एक सवा साल में 700 रुपए के टारगेट आते हुए दिख रहे हैं। 700 रुपये तक के जो टारगेट्स हैं वो टाटा पावर में आ जाएंगे, लेकिन 460 रुपये के ऊपर आप यहाँ पे खरीदारी करके चलिए। तो इसी के साथ बजिंग स्टॉक्स के सेगमेंट को यहीं पर समेटते हैं।